जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली। मोदी की गारंटी साफ हो गई, कहीं भी मोदी सरकार साफ हो गई, मोदी का नाम ही साफ हो गया। मोदी का एजेंडा है किसी भी तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखाना, अपनी तानाशाही चलाना। ये आरक्षण लेके इन लोगों का हक मारा जाएगा। जिस दिन की समझ में आ गए उस दिन सरकार उखाड़ फेंक। ये आंदोलन चलेगा वहाँ, ईवीएम का आंदोलन जब तक, मैंने आपको कहा था, तब तक बंद नहीं होगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा पूरे। अन्यथा तो ये तो 400 पार क्या 500 पार भी ले जाता। स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं रंजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद से लेकर सड़क तक जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। जहां संसद में नवनिर्वाचित सांसद जो है जय भीम के नारे लगा रहे हैं, तो वही बाहर में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के खिलाफ जो है बहुजन के लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और इसी से हम बातचीत करने के लिए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई? नहीं, सरकार ने ये बहुत गलत काम किया। वो मूर्तियां हटाने की केवल बात नहीं है, मूर्ति के साथ वो उस इतिहास को, उस विचारधारा को दफन कर देना चाहता है जो विचारधारा इस देश के संविधान की है, इस देश के लोकतंत्र की विचारधारा है। सबको न्याय मिले वो विचारधारा, उसको खत्म करना चाहता है। ये है असली चीज। और वो मूर्ति इस देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती रही है, इसीलिए उसको हटाना चाहता है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है किसान मजदूर एकता जो संघ है उनके लोग भी हैं, जो कि शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसानों के प्रदर्शन के टाइम पे। तो हम सारे सवाल जवाब करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव हुए और मोदी सरकार एनडीए में बदल गई, पिछले 10 सालों में, पिछले 20 दिनों में एनडीए शब्द उतना यूज नहीं हुआ था जितना कि अब 20 दिन में यूज हो गया। क्या कहेंगे आप? अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, और द वायर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मेरी बात सही है कि 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली, तो ना एनडीए रहती ना बीजेपी रहती, ये सारा ही सब साफ हो जाना था। लेकिन उस सब के बावजूद हुआ है। और बीजेपी से एनडीए में तो आई गई, मोदी की गारंटी साफ हो गई, कहीं भी मोदी सरकार साफ हो गई, मोदी का नाम ही साफ हो गया। तो इतना तो आ गया ना, उसकी औकात तो उसे दिखने लगी। बाकी धीरे धीरे सारा काम होगा। सर, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जबकि ये परंपरा ये रही है कि जो सबसे बड़ा दल है उसको ये पद जाता है। लेकिन इस बार जो है चुनाव हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहें? क्या लगता है, ये सही है या गलत? क्या नहीं, ये देखिए, चुनाव हो रहा है, ये प्रक्रिया है। लेकिन बात ये है कि मोदी के शब्द जो हैं, आप उनको देखिए। संसद में जाने से पहले जो मीडिया को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि सरकार चलाने के लिए तो आपको बहुमत की जरूरत है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति की जरूरत है। तो जब सहमति की जरूरत है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे अध्यक्ष में, तो उपाध्यक्ष को देने में भी क्या दिक्कत? आप विपक्ष को उपाध्यक्ष दीजिए। लेकिन आप उपाध्यक्ष भी नहीं देना चाहते, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी संसद को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और जो गुंडागर्दी पहले की थी कि 150 सांसदों को निकाल दिया गया और उसके बाद 3 कानूनों को आपने पास कर लिया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी जो है वोटिंग के, वही नीयत है। तो कहने और करने में मोदी के में जमीन आसमान का अंतर है। कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। सो इन परिस्थितियों में चुनाव होना ही था, चुनाव हुआ, ठीक है, उसका जो भी परिणाम हो। सर, ओम बिरला साहब को फिर से इन्होंने खड़ा किया, जिन्होंने 143 सांसदों को निलंबन किया था। पूरे 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, फिर से उनको बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बात में? नहीं, ओम बिरला को खुद सोचना चाहिए। उससे अंतर अब है क्या कि ये बीजेपी और ये जितने भी लोग हैं, इनकी अंतरात्मा तो मर चुकी है, ये गुलामी में जी रहे हैं। पर अगर इनका अंतर्मन में कहीं भी कुछ जिंदा है तो सोचना चाहिए कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैंने एक देश के संसद में जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, जैसे सोमनाथ चटर्जी जी की रही थी, उस तरह की भूमिका क्या मैंने निभाई? अगर नहीं निभाई और मैंने केवल गुलामी की, तो मुझे क्यों आना चाहिए? लेकिन वो इतनी सोचेंगे नहीं, और इतनी न सोच के जो उनका आका उन्हें कहेगा वो उसी के हिसाब से करेंगे और उसी के हिसाब से आगे काम करेंगे। मैं समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है, देश की संसद का दुर्भाग्य है अगर ओम बिरला चुना जाता है तो। सर, जिस तरह से मोदी चुनाव के पहले कह रहे थे कि हमारे पास 100 दिन का एजेंडा तय है, हमारे पास जो है अगले 2047 तक का हमने कार्यक्रम बना के रखा है, लेकिन अभी सरकार बने हुए 10 दिन बीते हैं और कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है लगातार 4 दिन तक, और उसी दिन रिजल्ट आता है नीट का भी 4 जून को, और 67 बच्चे एक साथ टॉप कर जाते हैं। गुजरात के गोधरा में भी एक सेंटर है जहाँ से 6 बच्चे टॉप करते हैं, और ये शुरू के 10 दिन की घटनाएं होती है। क्या कहेंगे, मात्र 10 दिनों में ये हो रहा है? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इसी से इस बात को ये बात सिद्ध हो जाती है कि मोदी का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी का एजेंडा है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। मोदी का एजेंडा है किसी भी तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखाना, अपनी तानाशाही चलाना।
और किसी भी तरह से ये इनके प्रकार सत्ता बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मोदी का एजेंडा है। ना उसके पास 100 दिन का एजेंडा है, ना उसके पास 5 साल का एजेंडा है, और ना ही उन जो 47 साल का एजेंडा है, कुछ उसके पास में नहीं है। वो ये के प्रकार सत्ता में बना रहना चाहता है, इसलिए सत्ता की जो हवस है उसको उसे संतुष्ट करना चाहता है, और कुछ नहीं उसके पास। सर, जिस तरह से बहुजन के लोगों को आरक्षण के नाम पे हमेशा ताना मारा गया कि ये पेट में कैंची छोड़ देंगे, और अभी नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो और 20-20 लाख रुपए 40 लाख रुपए लेकर उनके क्वेश्चन पेपर दिए गए, तो कैसे डॉक्टर तैयार होंगे? और सरकार जो है अभी तक अपनी इस बात को मान नहीं रही है कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ है। नहीं, इसी बात से आप लगा लें अंदाजा कि सरकार किस कदर बेशर्मी पे है। 24 लाख बच्चों का भविष्य मतलब आधार में अटका हुआ है, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक और एग्जाम हुआ जो कैंसिल हुआ, और फिर इसके बाद दूसरा जो एग्जाम है वो करने से ही मना कर दिया। ये जो चीजें लगातार हो रही हैं, और पिछले 10 साल में जो हुआ है, जो डाटा निकल के आ रहा है कि 4-3.5 करोड़ लोगों के भविष्य से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की गई है, लगातार एग्जाम कैंसिल हुए हैं। ये जो सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं कि मोदी को इस देश के बच्चों का कोई किसी भी तरह का, उनके खुशहाली का कोई लेना देना नहीं है। उससे केवल अपनी सत्ता से, अपने अहंकार से और अपनी गुंडागर्दी से मतलब है, और कुछ उसका लेना देना नहीं है। ये चीजें इस बात को सिद्ध करती हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है, जिस तरह से ये सरकार चलाई जा रही है, जहां तक आरक्षण की बात आपने कही, आरक्षण ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस देश के गरीब लोग हैं, जिस दिन इनकी समझ में आ गया ना कि 60% आरक्षण इस देश के यही लोग खा रहे हैं, उस दिन सरकार कोई भी बहुजन समाज की मर्जी के बिना चलेगी नहीं। इसमें अभी लोग गरीब हैं, अपनी स्थितियों से उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शांत हैं। वरना तो जिस तरह से निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म किया गया, और जिस तरह से 60% आरक्षण 50.5% पहले ही था और 10% आर्थिक आधार पर दे दिया गया, ये आरक्षण लेके इन लोगों का हक मारा जाएगा। जिस दिन की समझ में आ गए उस दिन सरकार उखाड़ फेंक। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट है कि भानु प्रताप सिंह अब खुश हैं कि नहीं? क्योंकि अब जो है चुनाव हुए और एनडीए 290 आ गया और भाजपा 240, तो ईवीएम को लेके जो है अब क्या आप उसके प्रदर्शन से खुश हैं? ईवीएम जिस तरह से काम कर रही है, अब तो आप उंगली नहीं उठाएंगे ना? नहीं, उंगली नहीं, हम तो पूरी उंगली उठा रहे हैं। और ये उंगली अभी उठेगी। अभी जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में और जम्मू कश्मीर में, ये आंदोलन चलेगा। वहाँ ईवीएम का आंदोलन जब तक, मैंने आपको कहा था, तब तक बंद नहीं होगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा। पूरे आंदोलन चलेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हल्का सा संतुष्ट हूँ कि ईवीएम के आंदोलन को जिस तरह से हम सब लोगों ने ये चलाया और लोगों ने जिस तरह से समझा, आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति समझ गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जागृति पैदा हुई, और ये जो आज स्थिति हुई है ये उसी की वजह से हुई है। अन्यथा तो ये तो 400 पार का 500 पार भी ले जाता। तो आपने सुना भानु प्रताप सिंह को, जिस तरह संसद में मूर्तियां हटाई गई और ईवीएम पे और आरक्षण पे सभी मुद्दों पे बात हुई। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।